अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ का यूज़ करते हैं, जिसमें दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। और उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग जिस कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, दैट कांस्टेंट इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज हम सबसे पहले उन दो चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे और उसके बाद उसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे। सो गाइस, जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके बीच लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। ऐसे ही जब हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Now, as we know, force is a vector quantity. So, अभी हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखते हैं। अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, लाइक Q1 और Q2, जिसमें Q1 हमारा पॉइंट A पर रखा हुआ है और Q2 पॉइंट B पर, और उन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है। Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाले फोर्स को अगर हम लोग F12 से डिनोट करते हैं तो Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाले फोर्स को हम लोग F21 से डिनोट करेंगे। सो व्हाट डज इट मीन? दैट F12 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 is the force acting on Q2 due to Q1, R12 is the unit vector pointing Q1 to Q2, R21 is the unit vector pointing Q2 to Q1. The magnitude of F12 and F21 will be same and its value will be F12 is equals to F21 is equals to K Q1 Q2 divided by R square. We can write K as 1 divided by 4 pi epsilon naught. Now, looking at the vector form of F12, the force acting on Q1 due to Q2, F12 is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into unit vector R21, the unit vector pointing Q2 to Q1. In the similar way, vector form of F21 will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into unit vector R12. Also, we can see that unit vector R12 is equals to minus of R21 because they both are in opposite direction. So, we can write F21 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into minus of R21. So, finally we can conclude that F12 is equals to minus of F21. This is the vector form of Coulomb's law. Now, the next thing is dielectric constant. हमने ऊपर देखा कि K is 1 upon 4 pi epsilon naught, जहाँ पर epsilon naught है permittivity of free space। लेकिन अगर हम चार्जेस को किसी मीडियम में कंसीडर करते हैं, जैसे एयर, वाटर, ग्लास, मेटल, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग होगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या था? इट वाज द परमिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। हर मीडियम की अलग कैपेबिलिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास कराने की। अब जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होगी तो मतलब हर मीडियम के लिए K की वैल्यू भी अलग होगी, और अगर K की वैल्यू अलग हुई तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी अलग होगा। चलिए अब हम दो मीडियम के लिए कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। सो Fa is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square।
ये उस फोर्स की वैल्यू है जब हम चार्जेस को वैक्यूम में कंसीडर करते हैं। Fm is equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square। ये उस फोर्स की वैल्यू है जब हम चार्जेस को किसी मीडियम में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जब हम इन दोनों फोर्सेस का रेशियो लेंगे देन इट केम आउट टू बी Fa divided by Fm is equals to 1/4 pi will be cancelled by 1/4 pi in your denominator. Q1 Q2 will also be cancelled by Q1 Q2 and same with your R square. So we will left with epsilon divided by epsilon naught. राइट साइड पे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगी जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। So dielectric constant is defined as the ratio of force between two charges placed at certain distance apart in air or vacuum to the force between the same two charges placed at same distance in that medium। क्योंकि इसमें हमने दो फोर्सेस का रेशियो या फिर दो परमिटिविटी का रेशियो लिया है, then it came out to be a dimensionless quantity। इसे हम लोग epsilon r which is relative permittivity या फिर capital K which is your dielectric constant से भी डिनोट करते हैं। So your relative permittivity or dielectric constant will came out to be Fa divided by Fm or epsilon divided by epsilon naught। हमारा जो फोर्स है वो परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और अभी हमने ऊपर देखा कि हर मीडियम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू अलग होती है। तो जिस मीडियम की सबसे ज़्यादा परमिटिविटी होगी उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच सबसे कम फोर्स लगेगा और जिसकी परमिटिविटी सबसे कम होगी उसमें फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। अब एक चीज़ आप याद रखना कि वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है। इट इज मिनिमम फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस एंड दैट इज व्हाई द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम इन दिस केस। आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सम ऑफ द मीडियम्स। फॉर वैक्यूम इट इज 1, फॉर एयर इट्स 1.00059, फॉर वाटर it is 80, for mica it is 6, for teflon it is 2 and for glass it's somewhere between 5 to 10. The next topic is superposition principle। अभी तक हमने दो चार्जेस की बात करी है कि उनके बीच फोर्स को कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे, 3, 4 या उनसे ज़्यादा चार्जेस होंगे तब कैसे फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो वो सब चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब अगर हमें किसी एक चार्ज पर बाकी के चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना हो तो उस सिचुएशन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ individual forces exerted on the given charge by all the other charges। मतलब अगर हमारे पास एक चार्ज Q0 है, उसके ऊपर Q1, Q2, Q3, Q4 और जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स उन सब फोर्सेस का सम होगा। एंड वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर जो सम होगा वो वेक्टर सम होगा। अगर हमारे पास n चार्जेस हैं लाइक Q1, Q2, Q3 अप टू Qn and they are situated at points with position vectors R1, R2 up to Rn, तब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग Q0 पर जो टोटल फोर्स होगा that will be like this। F0 is equals to F01 plus F02 up to F0n। F01 Q0 पर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स है। ऐसे ही
F02 Q0 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स है और F0n Qn की वजह से लगने वाला फोर्स है. So this was all about your principle of superposition. The next topic is continuous charge distribution. We have already discussed a lot about charge and its properties. Now we will discuss about its distribution. We know that electric charges are quantized. Charges are discrete in nature, लेकिन जब वो बहुत पास रखे होते हैं और we can say that charges are closely bound और उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, then we can say that the distribution is continuous. There are three types of continuous charge distribution system. The first one is linear charge distribution, then surface charge distribution, and the last volume charge distribution. Coming to the first one, linear charge distribution. Linear charge distribution तब होता है जब चार्ज एक लाइन के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस के अराउंड या फिर स्ट्रेट वायर के अलोंग. लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं and its formula is lambda is equals to dq divided by dl. Its SI unit is coulombs per meter. The second type of distribution is surface charge distribution. जब चार्ज किसी कंडक्टर के सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है like the surface of a disk, then it is called as surface charge distribution. इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस. इट्स SI यूनिट इज कूलम्स पर मीटर स्क्वायर. The last distribution is volume charge distribution. When a charge is distributed uniformly over a volume, then it is known as volume charge distribution. Like distribution of charge inside a sphere या फिर सिलेंडर. It is denoted by rho और rho का जो फॉर्मूला होता है that is rho is equals to dq divided by dv. Its SI unit is coulombs per meter cube. So this was all for today. In the next session, we will do some questions on Coulomb's law and charge distribution. Till then, take care and stay connected.